डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी कर। तो प्यारे साथियों, मैं प्रभाकर आप सभी के लिए जनरल नॉलेज के लिए एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें हम डेली जीके डोज को डिस्कस करेंगे। यह हमारी 50 से अधिक प्रश्नों की सीरीज है, जिसमें हम एक वीडियो में 50 से अधिक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यह जो वीडियो है यह आपके यूपीएससी, एमपीपीएससी और यूपीपीएससी, आरएएस, एसएससी, आरआरबी जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथियों, अगर आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उनको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सभी को आपको ज्वाइन करना है और उन पर जाकर के आपको स्टडी कर को फॉलो करना है। साथियों, अभी आप मेरे साथ जिस प्रकार से, जिस माध्यम से जुड़ रहे हैं उसी प्रकार से जुड़ें, फिर कुछ दिनों में कुछ नई बातें होंगी। साथियों, आज का जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। अब आज का टेस्ट का जो पहला प्रश्न है वह होगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। हमें उस राज्य का नाम बताना है जो प्रतिशत के मामले में वहाँ पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। साथियों, इसका जो जवाब है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या होगा इसका सही जवाब, कि वह कौन सा राज्य है, वह कौन सा भारतीय राज्य है जो प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा वहाँ पर वन है। उस राज्य का नाम बताइएगा। क्या होगा? पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है असम, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा ऑप्शन है आपके सामने मिजोरम। तो साथियों, इसका जवाब आपको देना है। क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो इसका जो जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, मिजोरम जो है वो प्रतिशत में सबसे अधिक वन क्षेत्र है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त या 6 अगस्त? तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट करना है। क्या होगा? हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? जापान का एक शहर है हिरोशिमा, नागासाकी, आपको याद होगा, जहां परमाणु बम गिराए गए थे। तो हमें बताना है कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त या 6 अगस्त? तो सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या होगा? हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्या होगा? हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट मूवमेंट कब शुरू हुआ था? अगस्त 1940, अगस्त 1941, अगस्त 1942 या अगस्त 1943? साथियों, इसका जवाब आपको कमेंट करना है। क्या होगा इस सवाल का जवाब, कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन को एक नाम से और जाना जाता है, आप सभी लोग याद रखें, अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। अगस्त आंदोलन नहीं, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अगस्त में ही हुई थी ये क्रांति शुरू। तो आपको बताना है कि वह साल कौन सा था। तो साथियों, सभी को पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही होगा, और भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 2017, 1997 से 2002 या 2007 से 2012 या उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, यह जो वीडियो है पूरा, इसमें हम सभी प्रकार के मिक्स क्वेश्चन को देखेंगे। सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। अभी आप पूरा वीडियो देखें, बीच में स्किप करने से आपका समय भी खराब होता है और जो आपने समय देना है इस वीडियो में वो पूरा देना है, आपको बीच में स्किप नहीं करना है। आपको अच्छे प्रश्न मिलेंगे आगे जाकर के। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि भारत की जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि क्या है? 5 साल के लिए एक योजना बनाई जाती है, तो उसकी अवधि क्या है 11वीं पंचवर्षीय योजना की? साथियों, इसका जवाब आपको देना है। क्या होगा इसका जवाब कि भारत की जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या थी, उसका समय क्या था? तो साथियों, इसका जो जवाब होगा वो होगा 2007 से 2012 तक 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जो समय था वो था 2007 से 2012 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, मनीला, ढाका या जकार्ता? साथियों, इसका जवाब आपको बताना है। क्या होगा इसका जवाब कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब बताना है। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन है काठमांडू, दूसरा है मनीला, तीसरा है ढाका और चौथा है जकार्ता। तो सार्क का मुख्यालय बताइएगा क्या होगा? काठमांडू, मनीला, ढाका या जकार्ता? काठमांडू नेपाल की राजधानी, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। तो बताएं सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों, सार्क का मुख्यालय जो है वो है ऑप्शन, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। इसका आपको थोड़ा सा सुधार करना है यहाँ पर। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा। काठमांडू में इसका मुख्यालय है सार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? पुतली, आइरिस, कॉर्निया या आईलिड? तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा कि कौन सा भाग जो है आंख के रंग का निर्धारण करता है? आंख का कौन सा भाग जो है वो आंख के रंग का निर्धारण करता है, यह बताना है। पुतली, आइरिस, कॉर्निया या आईलिड? तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा भाग है आंख का जो आंख के रंग का निर्धारण करता है? पुतली, आइरिस, कॉर्निया या आईलिड? क्या होगा इसका सही जवाब? साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है। क्या होगा? तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, आइरिस जो होता है वह आंख के रंग का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। संप्रभु, समाजवादी, राष्ट्रनिरपेक्ष या लोकतांत्रिक? तो वह कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? बताएं वह कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो प्रियम्बल है उसमें उसका वर्णन नहीं है। उस शब्द को बताना है कि वह कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। संप्रभु, समाजवादी, राष्ट्रनिरपेक्ष या लोकतांत्रिक? तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रनिरपेक्ष शब्द का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के एम मुंशी का संबंध किससे है? के एम मुंशी का संबंध बताना है कि किससे है। संविधान की प्रारूप समिति से, प्रस्तावना समिति से, लोक लेखा समिति से या इनमें से कोई नहीं।
तो के एम मुंशी का संबंध किससे है, यह बताना है हमें कि के एम मुंशी का संबंध किससे है। साथियों, इसका जवाब आप दीजिएगा, इसका सही उत्तर बताइएगा कि के एम मुंशी का संबंध किससे है। संविधान की प्रारूप समिति से, प्रस्तावना समिति से, लोक लेखा समिति से, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रारूप समिति से, ड्राफ्टिंग कमेटी से संबंध है के एम मुंशी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? अर्नेस्ट वॉकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर या नेल्सन मंडेला। तो वह कौन व्यक्ति था जिसने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान का कुंजी नोट कहा था? तो बताएं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान की कुंजी नोट कहा है? अर्नेस्ट वॉकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर या नेल्सन मंडेला। तो इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब? अर्नेस्ट वॉकर, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर अंबेडकर या नेल्सन मंडेला। तो प्रिय साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्नेस्ट वॉकर जो हैं उन्होंने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान का कुंजी नोट कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकता है? जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सीजेआई होते हैं, वो अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं यह बताना है। 62 वर्ष की आयु तक, 65 या 5 वर्ष की आयु तक जो पहले हो, या तो 65 वर्ष पहले हो जाए या 5 वर्ष की जो उनकी अवधि है वो हो जाए, या 65 वर्ष या 3 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या 65 वर्ष की आयु तक। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब बताना है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कब तक अपने पद पर रह सकते हैं। जो भारत के सीजेआई होते हैं वो अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं, इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब दें कि जो सीजेआई हैं वो कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 65 वर्ष की आयु तक। जब सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कब तक पद पर बने रह सकते हैं? जब तक उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं हो जाती। साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका सहयोग हमारी ताकत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था? तो हमें बताना है कि किस समिति के आधार पर भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका उदय हुआ था। पुंछी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सिंघवी समिति, निम्न में से कोई नहीं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएं आप। निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था? पुंछी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सिंघवी समिति, निम्न में से कोई नहीं। साथियों, इस सवाल का आपको जवाब देना है। ऐसे सवाल आपकी जो एमपीपीएससी की परीक्षा है और जो यूपीएससी की परीक्षा है उन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं यह। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो होगा बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो बात है वो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही गई है? कितने स्तर की होगी पंचायती राज की व्यवस्था? इस बात जो भारत में कितने स्तर की पंचायती राज की व्यवस्था होगी यह बताना है। कितने स्तर होंगे उसके? 1 स्तर, 2 स्तर या 3 स्तर या फिर 4 स्तर?
साथियों, इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय या 4 स्तरीय। तो कितने स्तर हैं हमारे पंचायती राज व्यवस्था में, इसका सही जवाब आपको बताना है। भारत में कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है, इस सवाल का जवाब आप बताएं क्या होगा। भारत में कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है? 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है भारत में। एक ग्राम पंचायत स्तर पर, फिर एक जनपद पंचायत स्तर पर, और फिर इस एक प्रकार की जो व्यवस्था है, सबसे ऊपर की व्यवस्था है, वह है जिला स्तर की व्यवस्था। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? जो 4 वेद हैं, उन वेदों में से बताना है कि जो गायत्री मंत्र है वह किस वेद में वर्णित है, उसका उल्लेख किस वेद में किया गया है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद और चौथा ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर अथर्ववेद। तो मित्रों, इसका सही जवाब आपको बताना है क्या होगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, इसका सही जवाब आपको बताना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। इसका सही जवाब आप कमेंट करके बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के जो अर्थशास्त्र से संबंधित है, इस पुस्तक के लेखक कौन है बताना है। एडम स्मिथ, पंडित नेहरू, नेल्सन मंडेला या रास बिहारी बोस। तो बताएं कौन है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक। साथियों, यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बताएं आप वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? एडम स्मिथ, पंडित नेहरू, नेल्सन मंडेला या रास बिहारी बोस। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। एडम स्मिथ जो हैं वो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हैं तो आप अपना ही लॉस करते हैं। साथियों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, कोच्चि, मद्रास या मुंबई। तो उस बंदरगाह का हमें नाम बताना है जो गहरा है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, कोच्चि, मद्रास या मुंबई। तो बताएं सभी लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, कोच्चि, मद्रास या मुंबई बंदरगाह। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 4 ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर है। जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जो विशाखापत्तनम है वह सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रूस और चौथा ऑप्शन है भारत। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इस प्रश्न का आपको जवाब बताना है
कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस या भारत? तो सही जवाब आपको कमेंट करना है। इसका सही जवाब क्या होगा? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी, या औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड से हुई थी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में, 1955 में, 1966 में या 1810 में? तो वह वर्ष कौन सा था जिस वर्ष हमने भारत का जो रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका राष्ट्रीयकरण किया था? 1949, 1955, 1966 या 1810? वह साल बताना है आपको कि किस वर्ष हमने राष्ट्रीयकरण किया था भारतीय रिजर्व बैंक का। सवाल आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 1949, दूसरा है 1955, तीसरा है 1966 और चौथा ऑप्शन है 1810। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीएससी में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब से हुई थी? 1 अप्रैल 2015, 9 दिसंबर 2014 या 2 अक्टूबर 2014 या 26 जनवरी 2015? तो वह कौन सा समय था जिसमें हमने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी? अर्थात भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2015, 9 दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 या 26 जनवरी 2015। इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब है बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है वो कब से की गई थी? साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 2 अक्टूबर 2014 से। 2 अक्टूबर 2014 से महात्मा गांधी की जो जन्म जयंती होती है उससे प्रारंभ की गई थी या किया गया था स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस? तो वह व्यक्ति कौन है जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? साथियों, इसका जवाब आपको बताना है। क्या होगा इसका जवाब कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस? तो उस व्यक्ति का नाम हमें बताना है जिसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस? तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या होगा? सभी जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? हमें बताना है कि कौन जो है भारत में पहला परमाणु रिएक्टर है। अप्सरा, एकात्रा, स्वरूप या भरत? तो साथियों, इसका जवाब आपको बताना है कि वह कौन सा परमाणु रिएक्टर है जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर बना था। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, अप्सरा, एकात्रा, स्वरूप या भरत? जवाब दीजिएगा इसका।
तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है वो कौन है? अप्सरा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अप्सरा जो है वो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वर्ण प्रणाली पर चर्चा हुई थी? वर्ण व्यवस्था पर चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो वह कौन सा वेद है जिसमें वर्ण प्रणाली की व्यवस्था की गई है? 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था बताई गई है भारत में। जो वर्ण प्रणाली थी उसकी चर्चा किस वेद में की गई है? वह कौन सा वैदिक साहित्य था जिसमें वर्ण प्रणाली की चर्चा की गई है, वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा की गई है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और शेयर करें सभी के साथ, दोस्तों को जोड़ें स्टडी कर के साथ। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही वर्ण प्रणाली की जो व्यवस्था की बात है वह ऋग्वेद में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी नहीं थी? हमें बताना है कांचीपुरम जो है, जो दक्षिण भारत की जो उस समय के राजवंश थे तो उसमें कांचीपुरम का बहुत महत्व है। तो कांचीपुरम जो है वो किस वंश की राजधानी नहीं रही है? इस सवाल का जवाब आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चोल वंश, पल्लव वंश, विजयनगर या उपरोक्त सभी। तो कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी नहीं थी? इस सवाल का जवाब आपको बताना है। कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी नहीं थी? इस सवाल का जवाब देना है आपको। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, चोल वंश, पल्लव वंश, विजयनगर या उपरोक्त सभी। साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विजयनगर। जो विजयनगर राजवंश था उसकी राजधानी कांचीपुरम नहीं रही है, वहाँ की चोल और पल्लव राजवंश की राजधानी जो है वो कांचीपुरम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह से संबंध नहीं है? तो हमें बताना है कि किस व्यक्ति का संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं है। ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद या अनुग्रह नारायण सिन्हा या गोविंद वल्लभ पंत? तो वह कौन सा व्यक्ति था जिसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं है? चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी का संबंध है चंपारण सत्याग्रह से। तो हमें बताना है कि चंपारण सत्याग्रह से संबंध किसका नहीं है। इस सत्याग्रह से महात्मा गांधी का बहुत गहरा संबंध है। ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद या अनुग्रह नारायण सिन्हा या गोविंद वल्लभ पंत? तो उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं रहा है। साथियों, जो प्रश्न आपके सामने है उसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, गोविंद वल्लभ पंत जो हैं उनका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड मेयो या रॉबर्ट क्लाइव? तो वह व्यक्ति कौन था, वह गवर्नर जनरल कौन था जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना? साथियों, इसका जवाब आप दीजिएगा, क्या होगा? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड मेयो या रॉबर्ट क्लाइव? तो उस व्यक्ति का नाम हमें बताना है जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। साथियों, इसका जवाब जो है आप दें, कमेंट करके बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड मेयो या रॉबर्ट क्लाइव?
तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह होगा ऑप्शन ए। वारेन हेस्टिंग जो होंगे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये क्वेश्चन है जो वो जनरल नॉलेज से ही संबंधित है, जीके से ही संबंधित है। तो हमें बताना है कि वर्ष 2023 में जो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप है वह कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप है जो वो कहाँ आयोजित किया जाएगा। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है भारत, दूसरा है इंग्लैंड या तीसरा है वेस्ट इंडीज या चौथा ऑप्शन है आपका दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। तो बताएं सभी 2030 में जो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप है वो कहाँ आयोजित किया जाने वाला है। साथियों इसका जवाब आप बताएं क्या होगा। वर्ष 2023 में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जो है वो कहाँ आयोजित होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात भारत में। 2023 का जो एक दिवसीय वर्ल्ड कप होगा वो भारत में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट अंपायर कौन थी। तो हमें बताना है कि प्रथम भारतीय क्रिकेट अंपायर कौन थी। अंजलि राजगोपाल, सुविधा भोसले, कैथी क्रॉस या फिरदौस मुंडा। तो बताएं आप कि वह प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है, प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन है। प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट अंपायर कौन है। अंजलि राजगोपाल, सुविधा भोसले, कैथी क्रॉस या फिरदौस मुंडा। इसका सही जवाब आप बताएं कि प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट अंपायर कौन थी। ये प्रश्न जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, यह आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, और अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो आप अपना समय ही खराब कर रहे हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए अंजलि राजगोपाल। अंजलि राजगोपाल जो हैं वो प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट अंपायर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5000 रन पूरे करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, इसका जवाब देना है आपको। ऑप्शन है अंजुम चोपड़ा, जिनको आपने देखा होगा कई कमेंट्री करते हुए, मिताली राज, जया शर्मा, शांता रंगास्वामी। बताएं इसका सही जवाब। ऑप्शन ए है अंजुम चोपड़ा, ऑप्शन बी है मिताली राज, ऑप्शन सी है जया शर्मा, ऑप्शन डी है शांता रंगास्वामी। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा मिताली राज। मिताली राज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता को सर्वाधिक बार किस देश ने जीता है। जो आईसीसी के द्वारा जो महिला विश्व कप आयोजित किया जाता है, तो हमें बताना है कि वह जो क्रिकेट प्रतियोगिता है वो सर्वाधिक बार किस देश ने जीती है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है साउथ अफ्रीका। तो वह कौन सा देश है जिसने सर्वाधिक बार आईसीसी महिला वोमेन क्रिकेट जो प्रतियोगिता है, विश्व कप है, उसको किसने जीता है। सही जवाब आपको बताना है कि वह कौन सी क्रिकेट टीम है जिसने सबसे अधिक बार महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका। साथियों
इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सर्वाधिक बार महिला विश्व कप का खिताब, महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतने वाली टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब सर्वाधिक बार जीता है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज या न्यूजीलैंड? तो उस टीम का नाम बताना है जिसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब सर्वाधिक बार जीता है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी है वेस्ट इंडीज और ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो उस खिताब का नाम बताना है, उस टीम का नाम बताना है जिसने सर्वाधिक बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है। भारत, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज या न्यूजीलैंड? साथियों, इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, भारत। एक बात और ध्यान रखें, भारत ने भी 2 बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी 2 बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो भारत, अगर ऑप्शन में आपका ऑस्ट्रेलिया होता तो ऑस्ट्रेलिया होता, या दोनों ऑप्शन होते तो दोनों सही होते। साथियों, 8 बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जो प्रतियोगिता है वो हो चुकी है, जिसमें 2 बार भारत और 2 बार ऑस्ट्रेलिया इसे जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब आयोजित किया गया था? 1971, 1974, 1976 या 1978? साथियों, इसका जवाब आपको बताना है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया था। जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस है वो किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1971, 1974, 1976 या 1978? तो उस वर्ष का नाम बताना है जिस वर्ष पहली बार पर्यावरण दिवस आयोजित किया गया था। 1971 में, 1974 में या 1976 में या 1978 में? साथियों, इसका जवाब आप बताएं। आप सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो हमें बताना है कि यह जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया गया था, कौन से वर्ष में मनाया गया था। साथियों, इसका जवाब जो होगा वो होगा 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रीऑन, ऑक्सीजन, कार्बन या नाइट्रोजन? तो बताएं इसका सही जवाब कि जो रेफ्रिजरेटर हैं उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रीऑन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या नाइट्रोजन गैस? तो सही जवाब आपको बताना है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस होती है, किस गैस का उपयोग हम रेफ्रिजरेटर में करते हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। पहला है फ्रीऑन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन और चौथा ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर नाइट्रोजन। साथियों, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? उसका सही जवाब जो होगा वह होगा फ्रीऑन गैस। ऑप्शन ए जो होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। इलेक्ट्रॉन जो है, जो परमाणु होता है, परमाणु के जो कण होते हैं उनमें एक कण का नाम है इलेक्ट्रॉन। तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन, डार्विन, जे थॉमस या कलाम आजाद? तो साथियों, इसका सही जवाब आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन हैं? जे थॉमसन, डार्विन, जे थॉमस या कलाम आजाद? तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जे थॉमसन, डार्विन, जे थॉमस या कलाम आजाद।
तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, जे थॉमसन। सर जे थॉमसन जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? ऐसी पुस्तक का नाम बताना है जो असमिया भाषा में लिखी गई पुस्तक है और मुद्रित है। आत्माराम असमिया के लेखक कौन है? आत्माराम शर्मा, मोहन प्रकाश शर्मा, राधे श्याम शर्मा या मोतीलाल? कौन है असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक? आत्माराम शर्मा, मोहन प्रकाश शर्मा, राधे श्याम शर्मा या मोतीलाल? साथियों इस क्वेश्चन का आप सही जवाब बताएं, क्या होगा असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, आत्माराम शर्मा जो हैं वो असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने किस और अन्य देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा है चाइना, तीसरा है श्रीलंका और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, यह आपको कमेंट में बताना है। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा है चाइना या चीन, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान के अलावा किस अन्य देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? इस सवाल का जवाब जो है बताएं क्या होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका और पाकिस्तान। साथियों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश का उन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा है। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम, सोने के, चांदी के या तांबे के? हीटर के जो तार हैं वो किस चीज के बने होते हैं यह बताना है। पहला ऑप्शन है नाइक्रोम, दूसरा है सोना गोल्ड, तीसरा है सिल्वर यानी चांदी, चौथा है कॉपर यानी तांबा। तो बताएं नाइक्रोम के जो तार हैं वो किस चीज के बने होते हैं? हीटर के जो तार हैं वो किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम के, सोने के, चांदी के या तांबे के? साथियों इसका सही जवाब दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और जब वीडियो खत्म हो जाए तो उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सुझाव हो सकते हैं वो सभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम के, सोने के, चांदी के या तांबे के? साथियों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा नाइक्रोम। नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के जो तार। हीटर में जो तार प्रयुक्त होता है उसमें कौन सी धातु उपयोग की जाती है? नाइक्रोम। लोहे पर जंग लगने से उसका भार, प्रश्न है लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है या ज़्यादा हल्का हो जाता है? साथियों इसका क्या होगा जवाब? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में, तो दीजिएगा इसका सही जवाब। अगर लोहे पर जंग लगती है तो उसकी जंग लगने से लोहे का जो भार है वो बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ता है या कम हो जाता है या ज़्यादा हल्का हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात बढ़ता है। लोहे का जो भार है वो क्या होता है? बढ़ता है, यह आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। माजुली द्वीप के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें बताना है कि यह जो माजुली द्वीप है
वह असम में है, एक बात हमें पता चली। अब हमें बताना है कि किस जिले में स्थित है, पातालपुरी, दार्जिलिंग या मुनावरी या शिवसागर। तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो कि कहाँ है, असम में है। अब हमें बताना है कि यह असम के किस जिले में है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। पहला है पातालपुरी, दूसरा है दार्जिलिंग, तीसरा है मुनावरी और चौथा है शिवसागर। तो कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए पातालपुरी। पातालपुरी में है जो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वहाँ पर। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है? स्टील में, लोहे में, जस्ते में, पीतल में। यहाँ होगा लोहा, याद रखें। तो स्टील में या लोहे में, जस्ते में या पीतल में। सही जवाब इसका बताना है कि जो ध्वनि की चाल है वह अधिकतम किस में होगी, स्टील में, लोहे में, जस्ते में या पीतल में। तो सही जवाब आपको बताना है कमेंट करके। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी, स्टील में, लोहे में, जस्ते में या पीतल में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्टील में ध्वनि की जो चाल है वह अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु किस धातु को कहा जाता है? टाइटेनियम, लेड जिसे कहते हैं हम, मर्क्यूरी या प्लेटिनम। तो वह कौन सी धातु है जिसे हम भविष्य की धातु के नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है टाइटेनियम, दूसरा है लेड या सीसा, फिर तीसरा ऑप्शन है मर्क्यूरी और चौथा ऑप्शन है प्लेटिनम। तो वो कौन सी धातु है जिसे हम भविष्य की धातु के नाम से जानते हैं? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, टाइटेनियम, लेड, मर्क्यूरी या प्लेटिनम। साथियों इसका जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, टाइटेनियम जो है उसे भविष्य की धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो हमें बताना है कि उस तत्व का नाम बताना है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सल्फर, सोडियम, हीलियम, बेरिलियम। इसका सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि वह कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सल्फर, सोडियम, हीलियम या बेरिलियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर करना है कि क्या होगा इसका सही आंसर, कि कौन सा तत्व जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सल्फर, सोडियम, हीलियम या बेरिलियम। तो वह कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए अर्थात सल्फर जो होगा वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? शम्स उद दिन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश हम याद रखेंगे, उसका पूरा नाम लिखा हुआ है, या अलाउद्दीन खिलजी या बाबर या मोहम्मद तुगलक। तो किसकी पुत्री थी जो रजिया सुल्तान थी? जो दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की, अलाउद्दीन खिलजी की या बाबर या मोहम्मद तुगलक। तो जो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। दिल्ली की जो सुल्तान थी, जो पहली महिला शासक के नाम से जानी जाती है रजिया सुल्तान, वह किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की, अलाउद्दीन खिलजी की या बाबर की या मोहम्मद तुगलक की। तो बाबर जो है वो यहाँ ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि जब रजिया सुल्तान थी तब बाबर
का नामो निशान नहीं था भारत में। तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए। इल्तुतमिश की पुत्री थी कौन? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो मंदिरों की पुण्य भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो वह कौन सा प्रदेश है जिसे हम मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से जानते हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो मंदिरों की पुण्य भूमि का राज्य वह कौन सा राज्य है जिसे हम मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से जानते हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? साथियों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, सूरत, जयपुर या नागपुर? तो भारत का मैनचेस्टर जो है वो किसे कहा जाता है? इस सवाल का जवाब आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा है सूरत और तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है नागपुर। साथियों इसका सही जवाब देना है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी जो है वह है नागपुर। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन ए। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है यह बताना है आपको। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर कोसी, माही, रावी, यमुना। तो इन ऑप्शन में से छांट कर को आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताएं किस नदी को हम बिहार का शोक के नाम से जानते हैं? कोसी, माही, रावी या यमुना? साथियों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा कोसी नदी। जो कोसी नदी है उसे हम बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। आप सभी लोग देखें इस प्रश्न को, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश? आप इनको अभिनेता, राजनेता दोनों मान सकते हैं और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारतीय फिल्म अभिनेता जो शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं उनका संबंध किस राज्य से है? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश? साथियों इसका सही जवाब आपको बताना है कि इनका संबंध जो है वो किस राज्य से है। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का संबंध किस राज्य से है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि उन्हें बिहारी बाबू के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? जो अलीगढ़ है वो किस उत्पाद के लिए मशहूर है? वह अलीगढ़ में किस चीज़ का उत्पादन होता है यह बताना है। ताले बनाने के लिए, चूड़ी बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए या कपड़े बनाने के लिए? तो अलीगढ़ का क्या प्रसिद्ध है यह बताना है। ताले बनाने के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है या चूड़ी बनाने के लिए या आभूषण बनाने के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है? साथियों इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब जो है वो बताना है कि अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है। ताले बनाने के लिए, चूड़ी बनाने के लिए या आभूषण बनाने के लिए या कपड़े बनाने के लिए? तो साथियों इसका सही जवाब जो होगा वह होगा ताले बनाने के लिए। जो अलीगढ़ है वो तालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या महाराष्ट्र? तो किस
भारतीय राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या महाराष्ट्र? तो वह कौन सा राज्य है जहां विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या महाराष्ट्र? तो किस राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या महाराष्ट्र। साथियों, इसका जो सही जवाब क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? साथियों, इसका जवाब दीजिएगा कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8, 9, 7 या 10? तो जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, उसमें कितने ग्रह हैं, इस बात को आपको बताना है। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? ऑप्शन है 8, 9, 7 या 10। इसका सही जवाब जो है वो आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर 8, 9, 7 या 10। तो साथियों, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी, अहमदाबाद, कच्छ या रुड़की? तो बताएं कि भारतीय की डीजल जो विनिर्माण की इकाई है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो कहाँ स्थित है? वाराणसी, अहमदाबाद, कच्छ या रुड़की? साथियों, इसका जवाब देना है आपको कि भारत की जो डीजल इंजन निर्माण की जो इकाई है, जिसे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहते हैं, तो वह कहाँ स्थित है? वाराणसी, अहमदाबाद, कच्छ या रुड़की? साथियों, इसका जवाब देना है आपको कि भारत की जो डीजल इंजन विनिर्माण की जो इकाई है, वो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, वैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? जो वैसाखी त्यौहार है वो किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग या मुस्लिम धर्म के लोग या ईसाई धर्म के लोग? तो वैसाखी किस धर्म के लोगों से संबंधित त्यौहार है? सिख धर्म के लोगों से या हिंदू धर्म के लोगों से या मुस्लिम धर्म के लोगों से या ईसाई धर्म के लोगों से? जो वैसाखी त्यौहार है वो किस धर्म के लोगों से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सिख धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम या ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जो सिख धर्म के लोग जो होते हैं वह मनाते हैं वैसाखी त्यौहार। साथियों, इस वीडियो में इतने ही प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट और इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। साथियों, आप कमेंट करके यह बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।